देखिए आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्या समझते हो आप एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, क्या समझते हो बताओ? यस। यस, करेक्ट कृष्णा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ आया आप लोगों के? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। देखिए, एनवायरमेंटल पर्यावरणीय इम्पैक्ट असेसमेंट इज ए टूल used to identify the environmental and social economic impact of project prior to decision making। देखो इसमें कोई भी, एक मिनट, आप कोई भी प्रोजेक्ट की स्थापना करना चाहते हो किसी इलाके में, जैसे आप नदी घाटी परियोजना है या विद्युत संयंत्र है या कोई रासायनिक फर्टिलाइजर का कोई भी फैक्ट्री है, जो भी, तो उसमें जो आप प्रोजेक्ट की स्थापना कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग पहले आपको ये देखना होगा ना यार, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, कितने लोगों को बेनिफिट होगा, नुकसान कितने लोगों को, तो उन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए एक सर्वे टाइप का एक प्री मूल्यांकन होता है। मतलब तो उसी के उसके पर्यावरणीय प्रभाव क्या होंगे, सामाजिक प्रभाव क्या होंगे और आर्थिक प्रभाव क्या होंगे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे, सोशल इम्पैक्ट्स क्या होंगे, एनवायरमेंटल। तो उन्हीं को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका कौन सा टूल यूज लिया जाता है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। ये तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप मान लो कोई फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट लगा रहे हो या नदी घाटी को रिवर वैली प्रोजेक्ट है आपका, उससे जो लाभ बेनिफिट तो कम हो रहा है पर उससे हानि ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो फिर क्या ज़रूरत है प्रोजेक्ट लगाने की? अगर पॉजिटिव नहीं है वो, तो उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव बातें कम हो, नेगेटिव ज़्यादा है, तो कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहिए किसी जगह पे या किसी इलाके में? नहीं लगाना चाहिए ना, अगर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होने चाहिए ना ज़्यादा उसके। ठीक है, तो देखो ये समझ आ गया आपके। अब आगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज प्रोसेस ऑफ देखो environmental impact assessment is a process of evaluating the likely environmental impacts of a proposed project or development, taking into account interrelated socio-economic, cultural, human health impacts। बहुत देखो, अब इसमें सभी चीज़ें आ गई ना, आपकी सोशल आ गई, इकोनॉमिक आ गई, तो आपके इंटर रिलेटेड सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है, कल्चरल क्या है, ह्यूमन हेल्थ मानव स्वास्थ्य पे क्या इम्पेक्ट है। तो इसमें तो दोनों जो आपके दो पक्ष होते हैं ना, तो उन पे फोकस किया है। अरे यार बच्चे क्या, देखो उस पे दोनों एस्पेक्ट्स पे फोकस किया जाता है। इसमें आपके नेगेटिव भी देखे जाते हैं, पॉजिटिव भी देखे जाते हैं, क्योंकि आप देखो कोई वर्क कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप ये भी देखोगे ना यार, नेगेटिव जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये कल को आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? पॉजिटिव ये है कि सिलेक्शन हो गया तो कितनी अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी समाज में। तो ये सब चीज़ें, तो वैसे ही कोई प्रोजेक्ट की स्थापना करते हैं तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्षों की तरफ ध्यान देते हैं ना। अगर आपको लगता है उसके पॉजिटिव सकारात्मक पक्ष ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा मजबूत है, तो आप फिर नेगेटिव को छोड़ सकते हो ना। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा ना प्रोजेक्ट को स्थापित करने के बारे में। ठीक है, तो उन्हीं पर इसी, तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया इज स्टेचुरली, वैधानिक रूप से बेक्ड बाई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखो जो आपका ये जो इसको वैधानिक पावर कौन से एक्ट से मिली है आपके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को? इसके
हाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। तो इसके काफ़ी प्रोविजन है जिसके जो मेथडोलॉजी और प्रोसेस ये कई सारी चीज़ों में इससे ली गई है, मतलब एनवायरमेंटल आपके इससे जो भी पावर मिली है इसको आगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से मिली है। क्लियर, आगे बढ़े। देखो आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज एन इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट टूल फॉर एंश्योरिंग ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब ऑप्टिमल मतलब वो ऑप्टिमल का मीनिंग क्या, हिंदी में क्या कहेंगे? ऑप्टिमल का मतलब बहुत उचित तरीके से या बहुत मतलब विनियमित तरीके से यूज करना, मतलब प्राकृतिक संसाधनों को, ठीक है, उनकी बर्बादी ना करना। और यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या महत्व? देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बताइए, इसकी डेफिनेशन बताइए। यस यस। तो देखो ये ऑप्टिमल का हिंदी में अर्थ है इष्टतम, सर्व, मतलब जितना अच्छे से यूज किया जा सकता है ना वो होता है इष्टतम, ठीक है। ये सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ, ये सब ये इसका मीनिंग है। तो आपको अगर प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे से यूज करोगे तो आपके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, उसके लिए उपयोगी होगा ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? देखो जो आपकी करंट जनरेशन है उसकी नीड की भी वो भी कंप्लीट हो फुलफिल हो जाए, और आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उसकी नीड के लिए भी, मतलब उसकी जो नीड है उसके फुलफिल करने के लिए भी आपके रिसोर्सेज बचे रहे, ठीक है। तो ये होता है सस्टेनेबल। तो अब जब आप ऑप्टिमल यूज करोगे संसाधन है जो आपके, तभी तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ोगे, बताइए। तो इट कवर्स डेवलपमेंट सेक्टर, इंडस्ट्री है आपका, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, माइनिंग प्रोजेक्ट, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। ये समझ में नहीं आया हो तो बताइए, आगे बढ़े, नहीं तो आगे बढ़े। देखो इसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, देखो इट एम्स टू प्रिडिक्ट environmental impacts at an early stage in project planning and design, find ways means to reduce adverse impact, shape project to suit the local environment, present the prediction and option to decision makers। देखो इसका देखो ये क्या है, आपका कोई भी प्रोजेक्ट है तो आप उसके अर्ली स्टेज में आप लगाना चाहे पहले तो उसके रिगार्डिंग प्लानिंग है, डिजाइन है, और उसका फाइंड किस तरीके से उसको यूज किया जा सकता है, और उसका जो एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर मान लो आप प्लानिंग कर रहे हो तो उससे आपके एडवर्स इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, उसको कैसे दूर किया जाए, मतलब लोकल एनवायरनमेंट में कैसे सूट उसको कैसे उसके अनुकूल कैसे प्रोजेक्ट का परिवर्तन किया जाए, और इस टाइप जो भी पूरी है ना, मतलब और जो ऑप्शन है डिसीजन मेकर के लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, क्या क्या सुधार हो सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये, इसका जो प्रोजेक्ट है उसके जो सभी पहलू उसको प्रभावित करेगा ये, मतलब ठीक है, उसका क्या प्रभाव होंगे, कैसे उसमें चेंज किया जा सकता है, तो जितने भी एस्पेक्ट है ना उनके रिगार्डिंग ये काफ़ी उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मतलब ठीक है। दूसरा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सिस्टमेटिकली एग्जामिन बोथ बेनिफिशियल एंड एडवर्स इम्पैक्ट। कॉन्सिक्वेंस होता है ना प्रोजेक्ट का, जो लाभदायक है क्या, उनको सबको बताता है, मतलब उनका दोनों का परीक्षण करता है, मतलब और इन जो आपके बेनिफिशियल जो उसके वो है क्या ना, कॉन्सिक्वेंस और एडवर्स दोनों को जो अब आप जब उस प्रोजेक्ट की डिजाइन कर रहे हो उनको ध्यान में रखा जाए, मतलब फायदे जो बेनिफिशियल जो भी कॉन्सिक्वेंस उनको भी ध्यान में रखा जाए, और एडवर्स इम्पैक्ट को कम से कम करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। के लिए समझ आ गया यहाँ तक?
इसके बाद भाई फिर इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पॉसिबल एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन द प्रपोज प्रोजेक्ट प्रपोज मेजर। देखो इसका ये है कि जो भी आपका जो प्रपोज प्रोजेक्ट है उसके पॉसिबल एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या हो उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो उसके एडवर्स इम्पैक्ट है उनको कैसे दूर किया जाए उनमें हेल्प करता है। और वेदर देयर विल बी सिग्निफिकेंट, आगे क्या हो सकते हैं इसके पर्यावरणीय प्रभाव वो, और उनके लिए क्या क्या मतलब मिटिगेशन इम्प्लीमेंटेड किए, तो वो पूरा मतलब उनके नेगेटिव इम्पैक्ट और उनको कैसे दूर किया जाए उनके सबके रिगार्डिंग हम इसकी हेल्प लेंगे। इसका पर्पज है, ठीक है। देखो 1 मिनट, देखो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज ए टूल यूज टू आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग। ये यूएनपी की यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम उसकी डेफिनेशन के अनुसार वो उसकी डेफिनेशन। इसका पर्पज है कि ये टूल है जो कि आपको डिसीजन लेना कोई प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए, तो उसके क्या क्या पर्यावरणीय सामाजिक और इकोनॉमिक प्रभाव होंगे उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। देखो सबसे पहले ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, अमेरिका में हुआ था 1970 में। इंडिया में प्लानिंग कमीशन ने क्या है कहा कि जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है उनको एग्जामिन किया जाए एनवायरमेंटल एंगल से। तो 76-77 से मतलब ये नहीं परमानेंट पड़े उसकी शुरुआत मान सकते हैं हम। इसमें क्या है फिर उसके बाद 1994 में आपका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन आया इसके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत। इसके लिए इट मेड एनवायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी फॉर एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट लिस्टेड इन। तो आपके जो इनकी लिस्ट थी शेड्यूल बनने के अनुसार जो भी उसमें प्रोजेक्ट थे उनके आधुनिकीकरण और एक्सपेंशन के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस जरूरी कर दी गई, ठीक है। तो ये 2006 का है। 2006 में लेजिस्लेचर पुट द ओनर्स ऑफ क्लियरिंग प्रोजेक्ट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज, इसमें क्या पूरा उत्तरदायित्व क्लियर इस पे राज्य सरकारों पे डाल दिया गया, ठीक है। और फिर ड्राफ्ट ये आया 2020 में, पर ये अभी लागू नहीं हुआ, ठीक है। तो देखो ये 3 चीज़ें, एक तो इम्पैक्ट क्या का होगा उस पर प्रोजेक्ट का, प्रिवेंट डैमेज को रोकना है, और प्रपोज अल्टरनेट क्या विकल्प हो सकते हैं मतलब, ठीक है। देखो क्या क्या फायदा होता है इससे। देखो आपका एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, सेविंग ऑफ टाइम है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसका फ़ायदा ये होता है ना कि आपके जो पर्यावरण की रक्षा करता है, एक तो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो संसाधन है ना उनका इष्टतम उपयोग करता है, मतलब अधिकतम जितना अधिकतम उपयोग किया सकता है उतना उपयोग करता है, ठीक है। और इसके अलावा सेविंग ऑफ टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी लागत में भी कमी आएगी और उसका टाइम भी बचेगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। देखो प्रॉपर्ली कंडक्टेड, अगर आप ये जो आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इसको प्रॉपर्ली उचित तरीके से कंडक्ट किया जाए ना, तो ये कम्युनिटी बाय, देखो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है ना संघर्ष उसको कम करता है। ये देखो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है, इन्फॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग मेकर्स एंड हेल्पिंग लेट द बेस फॉर एनवायरमेंटली। देखो ये किसमें क्या करते हैं कि अगर आप इसको लागू करते हो तो ये आपस में जो डिसीजन मेकिंग में इनमें जो उसकी आपकी जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना उसको प्रमोट करता है मतलब, ठीक है। ठीक है ना, आगे बढ़े।
देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। समझ आया जितना पढ़ा उतना? देखो सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट में हुआ ना, अमेरिका में हुआ था ना 1970 के दशक में, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट बना उधर है ना, ठीक है। इसके बाद रोल ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस वाज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड एट द अर्थ समिट इन रियो कॉन्फ्रेंस 1992। सबसे पहले इसकी चर्चा हमें पहले बार इसको कब पहचान मिली? 1992 में जो आपका रियो में सम्मेलन हुआ था ना, क्या नाम था सम्मेलन का? रियो डिक्लेरेशन स्टेटेड दैट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट शैल बी टेकन एज नेशनल इंस्ट्रूमेंट। देखो जो आपका, और इसके अलावा प्रपोज विच माइट बी एडवर्ट, देखो रियो डिक्लेरेशन क्या कहा गया कि आपका जो है ना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट शैल बी टेकन एज, मतलब इसको लिया जा सकता है नेशनल इंस्ट्रूमेंट के लिए, जिस जो भी आपके प्रपोज प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब जिनकी वजह से आपको लगता है कि इनके एनवायरमेंटल, जो एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट है वो एडवर्स होंगे, तो आप इसको एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को ना एक नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में ले सकते हो, ठीक है। आपका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या हुआ था 20 साल पहले 1976-77 में, जब प्लानिंग कमीशन ने कहा था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एग्जामिन द, आपका जो रिवर नदी घाटी परियोजना था ना पर प्रोजेक्ट है, उसको पर्यावरणीय प्रभाव से, पर्यावरणीय एंगल से, दृष्टिकोण से उसको उसका परीक्षण किया जाए, मतलब दिस वाज सब्सिक्वेंटली एक्सटेंडेड टू कवर दोज प्रोजेक्ट जिनको अप्रूवल, इन्वेस्टमेंट बोर्ड के अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी जिन प्रोजेक्ट को, उनके लिए बढ़ा दिया गया बाद में ही है, ठीक है। शुरुआत में तो ओनली एनवायरमेंटल वो था। उन्नीस 1994 में क्या है, जो आपकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस होती थी ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाज प्रशासनिक डिसीजन था, उसके पीछे कोई वैधानिक वो नहीं था। प्रशासन, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से दे सकती थी जो भी करना है, इसके वैधानिक, उसके पीछे कोई वैधानिक सपोर्ट नहीं था, ओनली प्रशासनिक डिसीजन, ठीक है। लेजिस्लेटिव सपोर्ट का अभाव था उसके, ठीक है। कब हुआ नोटिफाई? सबसे पहले ये आपका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 1994 में 27 जनवरी 1994 द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट प्रोमूलेगेटेड ऑन EIA नोटिफिकेशन मेकिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी फॉर एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एनी एक्टिविटी और फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू प्रोजेक्ट लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द नोटिफिकेशन। देखो इसमें क्या था कि जो लिस्ट में शामिल है जितने भी प्रोजेक्ट, उनके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस नेसेसरी कर दिया गया। अगर आप आधुनिकीकरण करना या कोई प्रोजेक्ट स्थापित करते हो उसके लिए क्लियरेंस क्या कर दी गई? जरूरी, ठीक है, मैंडेटरी है ना। Since then there have been 12 amendments made in 12 संशोधन हो चुके हैं 1994 सब तक, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बताइए।
बताइए क्या समझ में आया, बताइए थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करिए। यस, ओके, ठीक है, एक्सीलेंट। और बताइए कोई। बताइए, बोलिए कुछ। ठीक है, देखो आपका जो नोटिफिकेशन आया था ना 2006 में, उसमें संशोधन जो पहले वाला आपका सबसे पहले कब हुआ था ये नोटिफाई? ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू फॉर्मुलेट ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, डिसेंट्रलाइज्ड एंड एफिशिएंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल कंसर्न इनटू डेवलपमेंट प्रोसेस विद न्यू फैसिलिटेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, देखो इसका इसमें क्या है, ये आया, इसका पर्पज क्या था कि आप ये पूरी प्रक्रिया उसको ट्रांसपेरेंट बनाई जाए, डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकरण किया जाए, राज्यों को भी उसमें पावर दिया जाए, एफिशिएंट मतलब दक्ष नियामक मैकेनिज्म हो, और जो भी आपके एनवायरमेंटल कंसर्न है ना डेवलपमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग, उनको आपको ध्यान, उनको मतलब आपको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हो उनको उनका समाधान किया जाए कुल मिला। तो इसमें देखो पारदर्शी और विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज, ट्रांसपेरेंट, इफिशिएंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म की स्थापना की बात की गई। इसका पर्पस था मतलब ताकि आपका जो भी एनवायरमेंटल कंसर्न है ना, आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में उनको ध्यान में रखा जाए, और उस आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हो। ठीक है, और इसके अलावा टू एंश्योर इनकॉर्पोरेशन ऑफ नेसेसरी एनवायरमेंट, इसमें क्या कई सारे नेसेसरी का पर्पस था कि एक सेफगार्ड भी शामिल किया जाए एनवायरमेंट उसमें एस्पेक्ट में, ताकि जो आपकी प्लानिंग स्टेज है ना प्रोजेक्ट की साइकिल की, उस उसी में आपको सुनिश्चित कर सके कि जो आपके ये जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसके जो पर्यावरण पे जो प्रभाव कम से कम पड़े मतलब। ठीक है, इसके अलावा टू एंश्योर इन्वॉल्वमेंट जो आपके स्टेक होल्डर है ना, जो इसमें पब्लिक इन द पब्लिक कंसल्टेशन, तो उनको भी ध्यान में कि भाई इसके लिए आपको पब्लिक कंसल्टेशन मतलब जो आम लोगों उनसे विचार विमर्श हो, पब्लिक को भी सुना जाए, और जो पब्लिक के व्यू है ना उनको भी ध्यान में रखा जाए, मतलब जो जन भागीदारी उसको बढ़ावा देने का इसका पर्पस था एक। ठीक है, देखो आपका जो ये आया था ना ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006, इसमें क्या किया इन्होंने, उनको दो कैटेगरी में बांट दिया, मतलब प्रोजेक्ट को ए और बी कैटेगरी। ठीक है, तो देखो जो प्रोजेक्ट कैटेगरी ए प्रोजेक्ट में था ना, उनको दिए तो मैंडेटरी थी एनवायरमेंटल क्लियरेंस, और दूसरी चीज, ठीक है, तो उनको दे डोंट अंडरगो द स्क्रीनिंग प्रोसेस। अब देश के लिए तो आपको कंपलसरी लेनी है, तो स्क्रीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं, उसको तो मैंडेटरी थी ना एनवायरमेंट क्लियरेंस। अब कैटेगरी बी में क्या होता था कि दो उसको स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरना होता था, और उनको दो टाइप में, अब स्क्रीनिंग के बाद भी अगर किसी को मान लो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जरूरी है तो उसको दो टाइप थे, B1 प्रोजेक्ट इनके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस जरूरी है मतलब। ठीक है, और एक दूसरा है
डोंट रिक्वायर, इसमें B1 में तो आएगा जिनके लिए ज़रूरी है, और B2 में आएगा जिनके लिए ज़रूरी नहीं है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है। तो आपका जो कैटेगरी ए और कैटेगरी B1, ये तो क्या है, कंप्लीट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस से गुजर देते हैं। बट जो B2 में जो प्रोजेक्ट आते हैं ना, उनके लिए जो कंप्लीट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो प्रोसेस है उससे उनको बाहर कर दिया गया, मतलब। ठीक है, समझ आ गया? जी, B2 के लिए ज़रूरी नहीं है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इनको बाहर रखा गया B2 प्रोजेक्ट को। ठीक है। तो साइलेंट फीचर ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, देखो उसका मुख्य फीचर क्या क्या थे। द स्टेज ऑफ स्कोपिंग फॉर प्रिस्क्राइब टर्म ऑफ रेफरेंस बाय द रेगुलेटरी एजेंसी फॉर द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अकॉर्डिंग टू द स्कोपिंग का जो, इसमें स्कोपिंग क्या होती है बताइए। तो इसमें स्कोपिंग स्टेज शामिल की गई, मतलब ये है स्कोपिंग स्टेज। ठीक है, किसी स्टेज शामिल इसमें, ये जो आगे पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग। ठीक है, ये तो पहला तो ये शामिल किया गया। ठीक है, दूसरा इसमें पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस है ना, उसको मोर स्ट्रक्चर किया गया। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कमेंट थ्रू करस्पोंडेंस, और एक तो मतलब आपको मेल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, पहले मेल तो होते नहीं, आप लेटर के माध्यम से अपना रिप्लाई भेज सकते हो। दूसरा ये बाय पब्लिक हियरिंग एट द साइट, किसी स्थान पे जाके लोगों को सुनना, उसकी वीडियोग्राफी करना, मतलब जो प्रोसीडिंग हुई है ना पब्लिक हियरिंग की, उसकी वीडियोग्राफी के लिए भी प्रावधान किया गया। ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें क्या गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर रेगुलेटरी एजेंसी सच एज ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, आर नॉट प्री रिक्वायर्ड फॉर द कंसिडरिंग। ये हटा दिया, मतलब आपके लिए कोई जरूरी ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मतलब फॉर अदर, जैसे इनसे प्री रिक्वायर्ड आर नॉट प्री रिक्विजिट फॉर कंसिडरिंग। तो ये जो पूर्व निर्धारित इसके लिए आवश्यकताएं थी ना कि भैया वो होना ही चाहिए, तो वो जरूरी उसको हटा दिया गया। ठीक है। आगे बढ़े। देखो स्टेज क्या, 4 स्टेज थी इसमें। सबसे पहली ये होती है इसमें कौन सी स्टेज, स्क्रीनिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, पहली है स्क्रीनिंग स्टेज। इसमें क्या होता है ना, रेफर टू स्क्रूटिनी ऑफ कैटेगरी बी प्रोजेक्ट सीकिंग प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस मेड इन फॉर्म बाय कंसर्न। देखो ये सबसे पहले जो प्रोसेस होती है ना, ये होती है कैटेगरी, जो भी आपके जो आप पहले तो प्रोजेक्ट है कौन सा, एक ये आपके ए कैटेगरी में जाएगा, बी कैटेगरी में है, फिर उसको संबंधित राज्य की से एक्सपर्ट लेवल कमेटी डिसाइड करती है, बी में भी B1 में जाएगा, B2 में जाएगा। तो ये स्क्रीनिंग स्टेज है, मतलब उस एनवायरमेंटल जो प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग, मतलब। ठीक है। अब स्कोपिंग स्टेज में क्या होता है ना, वाट इफेक्ट कुड दिस प्रोजेक्ट है, ये इसके पर्यावरण पे क्या प्रभाव हो सकते हैं, विच ऑफ दीज इफेक्ट्स आर लाइकली टू, उसके जो प्रभाव है वो महत्वपूर्ण है, उनके लिए कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है या नॉर्मल है, और उसके लिए क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट लगाया अगर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा, उसके लिए क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, और उसके लिए मिटिगेशन समान उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं, मतलब कंसिडरिंग डेवलपिंग
तो ये पूरा स्कोप उनके नुकसान के हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या होता है उसकी ये पूरे स्कोप को बताती है। ये इसमें स्कोपिंग स्टेज है, पहले स्क्रीनिंग स्टेज होगी, फिर स्कोपिंग है स्टेज होगी। फिर अगला पब्लिक कंसल्टेशन। इसमें क्या है, जो आपके लोकल पीपल है, लोकल पर्सन है, उनके सबके विचारों के लिए ये मतलब है ना, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि जो पब्लिक कंसल्टेशन से जो विचार है उनको डिसीजन मेकिंग में मतलब तो उनको इंक्लूड भी किया जाए, मतलब वो डिपेंड करता है कि अगर वो लगे ठीक है तो इंक्लूड कर सकते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ी ना उनको, अगर पब्लिक से पूछते कोई जरूरी थोड़ी ना सरकार उसको इंक्लूड करती ही है, मतलब वो तो आप लोगों को विचार जानने के लिए किया जाता है ऐसा, ठीक है। इसमें क्या है, अप्रेजल स्टेट वो स्टेज है। अप्रेजल में डिटेल स्क्रूटनी, जो एक्सपर्ट कमेटी होती है ना वो डिटेल स्क्रूटनी करती है उसकी, जो लास्ट में जो फाइनल ही मतलब वो है ये स्टेज है अप्रेजल स्टेज, ठीक है। तो आपका स्क्रीनिंग हो गया, सबसे पहले स्कोपिंग हो गया, फिर उसके बाद पब्लिक कंसल्टेशन हो गया और अप्रेजल रिपोर्ट हो गया स्टेज, ठीक है। देखो पहला तो स्क्रीनिंग, जो आपके प्रोजेक्ट बी में कोई प्रोजेक्ट आया उसमें B1 में आएगा, B2 आएगा, वो स्क्रीनिंग हो गई। स्कोपिंग स्टेज है, क्या क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। दूसरा पब्लिक कंसल्टेशन स्टेज है कि भैया पब्लिक से क्या क्या कंसर्न वो डिस्कस किया जाए, उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाए। उसके अलावा मूल्यांकन स्टेज है, लास्ट में सभी डॉक्यूमेंट जितने भी है उसकी डिटेल स्क्रूटनी मतलब डिटेल जाँच करना, ठीक है। देखो कितने स्टेक होल्डर का मीनिंग क्या होता है बताइए। हाँ, जिन जिन के हित उससे जुड़े हुए जो जो इन्वॉल्व है उनको क्या कहा जाता है, स्टेक होल्डर्स, हितधारक। सबसे पहले दो जो प्रपोज, सबसे पहले जो प्रपोज करते हैं ना प्रोजेक्ट को वो आएंगे सबसे पहले तो, ठीक है। देखो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट हु प्रिपेयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ बिहाव प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। क्या होता है मीनिंग प्रोपोनेंट का मतलब, बताइए। सर जो उसको प्रपोज कर रहे हैं। यस, एक्सीलेंट, थैंक यू। तो देखो इसमें क्या है, जो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट होगा ना जो प्रपोज कर रहा है उसके बिहाफ पे भी कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, क्योंकि आप प्रोजेक्ट तैयार के कोई बना रहे हो कोई प्रोजेक्ट, तो आपकी भी जिम्मेदारी है ना। हेलो, अगला है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आपका जो नेशनल और स्टेट और नेशनल लेवल पे, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक एज, जो पब्लिक अपने विचार व्यक्त करती है वो द इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी है, और रीजनल सेंटर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये इसके वो होते हैं स्टेक होल्डर्स। आगे बढ़े। ये वो पढ़ी लिया आपने, डिसेंट्रलाइज कर ही दिया गया था आपका 2006 में। देखो एक तो ये कैटेगरी ए वाले तो नेशनल लेवल के हो गए, और कैटेगरी बी स्टेट लेवल, ठीक है। ठीक है ना।
और वो स्टेज देखो, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग और अप्रेजल अप्रेजल, ठीक है, ये तो पढ़ ही लिया था आपने, ठीक है। अगला है आपका, ये हो गया, देखो कैटेगरी ए में तो वही रिक्वायर मैंडेटरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस, उनको स्क्रीनिंग के लिए जाना नहीं होता। जो प्रोजेक्ट बी है, बी कैटेगरी बी वाले, उनको स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरना होता था और उनको फिर B1 और फिर आगे B2 में विभाजित किया जाए। तो मैंडेटरीली रिक्वायरिंग ई आई है और B2 मतलब नॉट रिक्वायरिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। देखो ये इनके लिए मैंडेटरी कर दी गई क्लियरेंस है आपके, माइनिंग है, थर्मल है, रिवर वैली, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवे, पोर्ट, हार्बर, एयरपोर्ट है, इंडस्ट्रीज है, इंक्लूड वेरी स्मॉल इलेक्ट्रो प्लांटिंग और फाउंड्री यूनिट आर्मेंट। जितने भी ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये दे रखे, इनके लिए सबके लिए क्या जरूरी कर दिया गया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लागू कर दिया गया है ना। मतलब इनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट भी प्राप्त करना है। तो ये जो जितने भी प्रोजेक्ट है ना, इनके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, इनको सबको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। देखो क्या क्या महत्व, इसके क्या महत्व है बताइए इसका, जो आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वो है, इसका क्या महत्व ये आई है, क्या बताओ। यस, देखो इसके क्या क्या बेनिफिट है, आगे पढ़ते हैं। देखो मेक ऑल द स्टेक होल्डर अवेयर द एनवायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक। तो ये क्या करता है कि जितने भी हितधारक है ना, उसके उससे जुड़े हुए उनको उस प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक जो इम्पैक्ट है उसके बारे में अवेयर करता है। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। दूसरा है फैसिलिटेट ए बेसिस फॉर पॉलिसी डिसीजन, क्योंकि देखो आप एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे हो तो आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलती है ना उससे, तो आपका जो पॉलिसी डिसीजन लिया जाएगा उससे प्रभावित होगा ना। यस। अगला है हेल्प टू एलिमिनेट और मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ, आपके जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनका कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट है उसको एलिमिनेट और मिनिमाइज, मतलब उसको समाप्त करने में, उसको कम करने में ये योगदान देता है, ठीक है। EIA एनकरेज एडेप्टेशन ऑफ मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। तो डेवलपमेंट प्लान में आपके जो मिटिगेशन वो स्ट्रेटेजी है उनको भी उनको शामिल करने के लिए या उनको एडेप्टेशन के लिए ये इससे वो होता है, ठीक है। तो और आपकी जो बायोडाइवर्सिटी उसकी रक्षा करता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट अगर ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो फिर उसके लिए कुछ अल्टरनेट सोच सकते हैं, मतलब ठीक है। तो आप इस ये आपकी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी उसकी भी रक्षा करता है, ठीक है। सिंप्लीफाई द टेक्निकल इशू। तो ये क्या करता है, जो आपकी जो ये पूरा प्रपोजल होता है ना उसको पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखता है, तो आम पब्लिक को भी नॉन टेक जनरल पब्लिक है उसके भी समझ में आ जाए, मतलब ठीक है। देखो अगला पॉइंट है रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। आपकी जो लागत है और टाइम है उसको बचाता है ना। देखो आप एक तो कैसे बचत होगी बताओ, टाइम और कॉस्ट की कैसे बचत होगी बताओ।
सर उसका बहुत आवाज़ कम आ रही है थोड़ी तेज। तो वसुंधरा आवाज़ कम आ रही है आपकी, थोड़ा तेज बोलिए। यस सर सर्विसिंग प्रोजेक्ट्स रिलेटेड क्वालिटी दैट कस्टमर को देख कर सर पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। यस, ठीक है। और कोई? ओके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसके एडवांटेज है आपकी कॉस्ट और टाइम को ये रिड्यूस करेगा, ठीक है। अगला है अवॉइडेड ट्रीटमेंट एंड क्लीन अप कॉस्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। जो आप है ना, आप लॉ है, रेगुलेशन है, कोई भी क्लीन अप कॉस्ट है, ट्रीटमेंट, जो भी उसके बाद जो उनको सबको अवॉइड करता है, क्योंकि आप पहले ही जागरूक हो जाते हो ना उससे ही आप, ठीक है भाई। पहले बाद में कोई कानूनी वो अड़चन है, उसके पहले ही आपको पता है चीज़ों के बारे में, तो आप उस हिसाब से वर्क करोगे ना। ये तो हो गया आपका, दूसरा हो ही गया। जब ले बेस फॉर एनवायरमेंटली साउंड प्रोजेक्ट है, जो एनवायरमेंट रूप से और पर्यावरण रूप से मजबूत प्रोजेक्ट है ना, जिनसे पर्यावरण उनके लिए एक मजबूत बेस तैयार करता है। और जो एनवायरमेंटल जो कानून है, लेजिस्लेशन, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करता है लोगों में, पर्यावरण की रक्षा, और आपके जो संसाधन है ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उनका इष्टतम अधिकतम उपयोग, ठीक है। आपका जो मतलब डेवलपमेंट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, उसके बीच क्या नाम है, बैलेंस, संतुलित, ठीक है। जो आपके डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको सूचित करना। और देखो ये क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसमें एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, मतलब महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑफ, मतलब क्या नेगेटिव हो सकते हैं प्रपोज प्रोजेक्ट के, उसकी डिटेल स्टडी भी करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जो अर्ली स्टेज में जो आपके जो प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, उसका अगर क्या कोई नुकसान हो सकता है, उनकी उनकी भविष्यवाणी करता है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर कोई भी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री होती है ना, और अदर रिलेवेंट रेगुलेटरी बॉडीज है, वो उसको अप्रूवल ग्रांट भी कर सकती है और मना भी कर सकती है इसके बेस पे, ठीक है। ठीक है ना। और ये भी डिसाइड करता है कि जो रिपोर्ट में ये भी कि ये क्या क्या आप उपाय कर सकते हो, अगर कोई भी प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट को कम करना है, मतलब तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक हियरिंग का भी है इसमें, ताकि पब्लिक हियरिंग से क्या फ़ायदा होगा बताओ। सर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। यस, ठीक है। लोगों के बीच, जिससे क्या होगा, पब्लिक हियरिंग से लोगों को जो पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अपन कहते हैं ना, कोई भी परियोजना है, कोई भी है, तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो पब्लिक हियरिंग होगी तो पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और लोगों के विचारों का आप मतलब काम में ले सकते हो ना अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। यस, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लिंक से एनवायरमेंट, आपका जो पर्यावरण, इससे क्या डेवलपमेंट से जुड़ता है, मतलब उससे कनेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका इंश्योर जो सुरक्षित पर्यावरण है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो आपका लक्ष्य है, उसको पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन क्या क्या है बताओ। टाइम कंज्यूमिंग है, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है,
और ये इसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन कम से कम है। इसके अलावा समटाइम्स टू फोकस्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस, कई बार क्या करता है ना, वैज्ञानिक विश्लेषण को ज़्यादा ही मतलब वो कर देता है फोकस, तो ताकि कई बार क्या होता है ना, ज़्यादा फोकस करने से परियोजना ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। ठीक है, और इसके बाद ये जैसे आपने इम्पैक्ट असेसमेंट किया, उसके बाद जो कंप्लाइंस मॉनिटरिंग होती है ना, मतलब जो भी उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लाइंस करना, अनुपालना पड़े, वो बहुत कम होता है, मतलब कभी कभी होता है, मतलब। ठीक है, तो देखो आप कई देशों में ये अप्लाई की गई है, कई स्थानों पर इसमें बायोडाइवर्सिटी का ध्यान नहीं रखा गया, मतलब उसके रिगार्डिंग कोई ज़्यादा उपयोग वो नहीं, बायोडाइवर्सिटी उसमें ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। ठीक है, देखो देयर इज ए ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ द नीड फॉर बेटर, इसमें क्या आप जो आपके एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हो, स्ट्रेटेजिक आपका एनवायरनमेंट असेसमेंट है, उसमें क्या आपको बायोडाइवर्सिटी को भी कंसिडर करना चाहिए, मतलब। ठीक है, देखो ये 2020 में ड्राफ्ट आया था, ये लागू नहीं हुआ, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ना इसके रिगार्डिंग, यूपीएससी में आया था ना। ये अभी लैप्स हो चुका है, मतलब। ठीक है, नहीं ड्राफ्ट बना था, पर इसके कई मुद्दे, तो ये 2023 में इसका टाइम आया तो लैप्स हो गया अब, मतलब ये लागू नहीं हो पाया था ड्राफ्ट, बिल्कुल नया बनेगा। ऐसे पब्लिक कंसल्टेशन के लिए भी आया था, पर कुछ हुआ ही नहीं आगे, पता नहीं इसमें क्या, काफ़ी विरोधाभासी बात, कई सारी चीज़ें, तो इसको लागू नहीं कर पाए। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या क्या चेंज किए जा रहे थे, प्रपोजल क्या क्या थे इसमें, ये पब्लिक हियरिंग को 30 दिन से 20 दिन का नोटिस पीरियड था इसमें। इसमें मतलब इसमें क्या, मोबाइल और इंटरनेट टेलीफोनी है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्यों टाइम से हटाया, क्यों पहले तो भाई कोई डाक द्वारा भेजते थे, कुछ करते थे, अब तो क्या आपका मोबाइल टेलीफोन नहीं है, अब तो आप अपने जो कोई भी आपका जो भी आपको वो देना है, मतलब पब्लिक हियरिंग के रूप में या कुछ बोले, तो आप कर मोबाइल और इससे कर सकते हो ना, आजकल तो कोई भी भेज सकता है ना, मेल के माध्यम से, किसी भी मतलब जो भी आपका है आधुनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो भी माध्यम है उनके माध्यम से। ठीक है, there is exemption of project, furthermore by classifying a number of project into A, B1 और B2 में a host of projects are exempted from public scrutiny। क्या होगा इसके मीनिंग, ये होस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर, जो भी प्रोजेक्ट का मेजबान मतलब जो भी है उसको पब्लिक जो सार्वजनिक जांच है उससे मुक्ति प्रदान की गई, मतलब। ठीक है, आगे बढ़े इसमें, तो ये B2 में कोई मैंडेटरी नहीं था ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस। ठीक है, देखो आप आखिर वही है ना, पढ़ा B2 के लिए कोई जरूरी नहीं ना मैंडेटरी एनवायरमेंट क्लियर, ओनली A और B1 के लिए ही थी ना, वही सेम चीज है। देखो इसमें किस किस को छूट प्रदान की गई, मतलब ये प्रपोजल था, लागू तो नहीं हुआ था, बट इसमें देख सकते हो आप, देखो आपके ये गैस तेल और ये इनकी खोज संबंधी कोई प्रोजेक्ट है, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अप टू 25 मेगावाट, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, स्मॉल एंड मीडियम सीमेंट प्लांट्स है,
एसिड अदर देन फॉस्फोरिक अमोनिया, ठीक है। इनके अलावा बल्क ड्रग ये इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा वाइडनिंग ऑफ हाईवे बिटवीन 25 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के आसपास है। दीज इंक्लूड रोड बट दैट कट थ्रू फॉरेस्ट, जो रोड है ना जो आपके वनों से होके जा रहे हो मतलब, ठीक है। एंड ड्रेजिंग ऑफ मेजर रिवर्स, एरियल रोप वे इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, ठीक है। और ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एरिया डेवलपमेंट, इनको सबको इससे छूट दी गई, ठीक है। देखो पोस्ट क्लियरेंस कंप्लाइंस, अगर एक बार प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है ना, तब भी उसको जो प्रोजेक्ट का जो स्थापक जो भी है इसने प्रपोज किया, तो उसको जो उसकी गाइडलाइन है ना आपकी रिपोर्ट की, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। और उसको मतलब कंप्लाइंस भी देना पड़ेगा मतलब, और ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आगे कोई मतलब डैमेज टेक प्लेस ना हो, ठीक है। अगला पॉइंट है एनुअल सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स, ठीक है। द न्यू ड्राफ्ट, ये तो हर साल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। और ये प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट उसके द्वारा भी रिपोर्ट मतलब वो भी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट नो पब्लिक रिपोर्टिंग फॉर नॉन कंप्लायंस, ठीक है। पोस्ट ये हो गए, ये एक बार पढ़ लेना, इनका कोई खास वो नहीं है तो है भी नहीं। आप देखो आगे क्या क्या किया जा सकता है इसमें। अब बताइए आगे आपके हिसाब से क्या क्या चेंज होने चाहिए, क्या क्या कमियां लगी आपको इसमें, मतलब क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए। हेलो हेलो यस यस, और बताइए। देखो सबसे पहले तो एक इसमें ये है कि एक इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी बनाई जाए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है इसका, ठीक है। और इसके अलावा सेक्टर वाइड मतलब जो क्षेत्र के हिसाब वो लोग उसके हिसाब से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वो किया जाना चाहिए इम्प्लीमेंट, ठीक है। अगला कंडक्ट ऑप्शन, मतलब पहले कोई ऑप्शन मतलब एक असेसमेंट किया जाए, ऑप्शन असेसमेंट टाइप का, और फिर उसके बाद ही मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए मतलब, ठीक है।
इसके अलावा इंफॉर्मेशन डेस्क, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन डेस्क क्या काम करेगी, जो भी लोग अपने विचार प्रस्तुत करेंगे या किसी संस्था से आपका कांटेक्ट हो तो वो इंफॉर्मेशन डेस्क का काम करेगी। ठीक है, इसके अलावा जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट रिस्क असेसमेंट है, इस पे भी आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, क्वालिटी ऑफ पीआई, देखो जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तो बन जाती है पर उसको क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए हमें। सबसे मेन चीज़ है क्वालिटी। ठीक है, एक है पब्लिक हियरिंग हो गई आपकी। ठीक है, देख लेना, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। कंपोजिशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी, देखो जो कमेटी होती है ना उसमें सभी जो आपके स्टेक होल्डर है उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए, मतलब उससे जो उससे संबंधित है ना। ठीक है, और उसमें जो कमेटी बनती है उसकी जो प्रोसेस है वो ओपन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, और जो डिसीजन है वो सबके लिए ओपन होना चाहिए, डिसीजन को पब्लिक को भी जानकारी होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग। ठीक है, इसके अलावा एनजीओ या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, लोकल कम्युनिटीज नीड टू बिल्ड देयर कैपेसिटी टू यूज द EIA नोटिफिकेशन। ठीक है, मिला की बात है, आप लोकल लेवल पे जो पीपल लोग रहते हैं ना उनको सिविल सोसाइटी ग्रुप है, लोकल कम्युनिटी है, उनको एम्पावर करना है, मतलब उनको जानकारी हो पूरा प्रोजेक्ट की, उनकी भागीदारी भी जरूरी है। ठीक है, कैपेसिटी हो गई तो आगे बढ़े। मॉनिटरिंग कंप्लायंस, देखो प्रॉपर मॉनिटर होना चाहिए उसके रिगार्डिंग। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ उसका कंप्लायंस भी होना चाहिए, और जिसके रिगार्डिंग जो संस्थानिक अरेंजमेंट्स है ना वो सब। ठीक है, ये देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं, मॉनिटरिंग है, कंप्लायंस ये है, आगे क्या है। और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट स्तर पे भी क्या है, मजबूत तंत्र की स्थापना होनी चाहिए, मॉनिटरिंग बॉडी टाइप, ताकि उसको जो पावर है मतलब दंडात्मक पावर भी हो उसको, अगर कोई भी मतलब उसका कंप्लायंस नहीं करता तो उसके खिलाफ वो एक्शन भी ले सके। अब एक्शन ही नहीं लोगे तो किस बात का क्या फ़ायदा बताओ इस टाइप। ठीक है, इसके अलावा जो लोकल कम्युनिटीज शुड बी ब्रॉट इनटू द, वो लोकल कम्युनिटीज है उनको भी उसके कंप्लायंस के रिगार्डिंग क्या क्या, रीजनल ऑफिस भी हो उसके, लोकल कम्युनिटीज को भी उसमें विश्वास में लिया जाए, मतलब। ठीक है, बस यही है, आगे बढ़े। ये कहाँ विजाक, विजाक शहर कहाँ है बताओ। कौन सी विजाक, ये विशाखापट्टनम के रिगार्डिंग बता रहा है ना ये। ठीक है, तुम्हारा क्या हुआ था, गैस वो हो गई थी ना, कब हुई थी ये बताइए, गैस लीक हो गई थी ना। ये मतलब ये कोरोना काल की हुई है। हाँ कभी हुई है ना, ज़्यादा दिन हुए नहीं इसको ना। यस, एक मिनट, ये हुई थी आपके, कब हुई थी ये डेट,
20 के आसपास हुई थी, मई के आसपास ही है ना। ठीक है, देखो इसमें क्या था, इसमें जो आपका जो गैस प्लांट था ना, उसको वो ही नहीं थी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस ही नहीं थी उसके पास। अब आप देखो, आपके हिसाब से देखो, साउथ इंडिया है, तटीय क्षेत्र है, मान लो विशाखापट्टनम उस इलाके में, तो वहाँ तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है ना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो अगर वहाँ तो ये एक मतलब वो है ना, एक मतलब आपकी कमी है ना, तो आप किस टाइप के एग्जाम्पल ले सकते हो मतलब। तो हमें देखो ये है कि कंक्लूजन में कई टाइप की घटनाओं से बचना है ना आपको, तो आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट उसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा उसमें। और उसका देखो, एक तो नियम अच्छे से बने, दूसरा उसकी पालना भी हो, मतलब ये नहीं कि नियम बना गया है उसकी पालना नहीं हो रही तो क्या होगा बताओ, कोई मतलब नहीं है ना। तो इसका पर्पज यही है, अगर हमको जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है आपको आगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको बताओ। अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए आपको, इसके रिगार्डिंग इसका क्या महत्व है। तो आप देखो, जो भी क्वेश्चन आए ना, अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, तो आपको इसमें लिखना ही लिखना है ये चीज़, मतलब कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसके रिगार्डिंग जितने रूल रेगुलेशन कंप्लाई ये फॉलो किया जाना चाहिए, इसको मतलब पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको आप कोई परियोजना बना रहे हो उसके नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट ही पता नहीं, तो क्या आप सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है, वो जो संपोषणीय विकास को टारगेट प्राप्त कर पाओगे, आप बताओ। तो ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण उपाय है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का, कि आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कोई परियोजना है तो उसके बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन करो, और उसके जो भी नेगेटिव पॉजिटिव उसके बारे में, और जो भी नेगेटिव है उनको दूर करने का प्रयास करो। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है ये।